बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपको ये इन्फॉर्म करेगा कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स, जिसे हम लोग ई कैट और एम कैट कहते हैं, ये होता क्या है और इसकी प्रिपरेशन किस वे में आपको जाकर करनी होती है। ये कुछ मिनट्स की वीडियो है जो आपको ये इन्फॉर्म करेगा कि एप्टीट्यूड है क्या और एप्टीट्यूड को स्टडी करने के लिए आपको किन बेसिस पर आगे बढ़ना होता है। राइट? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये आइडिया ही नहीं होता कि एप्टीट्यूड होता क्या है, एप्टीट्यूड एग्जाम्स का मतलब क्या है। और से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड एग्जाम जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। एप्टीट्यूड कहते हैं कुछ करने की कुदरती सलाहियत। नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी और एबिलिटीज टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। कुछ करने की कुदरती सलाहियत। अल्लाह ने आप सबको पैदा किया और अल्लाह ने आप सबके अंदर बेइंतहा सलाहियतें दी हैं, और एप्टीट्यूड्स के जरिए आप उन एबिलिटीज को शो करते हो। छोटी क्लासेस से लेकर सेकेंड ईयर तक आपने जो कुछ पढ़ा, उन बेसिस पर हम आपको ये असेस करते हैं, आपको जज करते हैं कि इस वक्त आपके पास एबिलिटीज कितनी हैं। नेचुरल एबिलिटीज 4 डायमेंशंस पे डिपेंड करती हैं। एप्टीट्यूड डिपेंड्स ऑन 4 डायमेंशंस, या कह लीजिए कि आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो 4 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, इंफॉर्मेशन। नंबर 2, लॉजिक्स। नंबर 3, टेक्निक्स। एंड नंबर 4, कैलकुलेशन। एप्टीट्यूड जो है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में नेचुरल एबिलिटी कहते हैं, 4 डायमेंशन पे डिपेंड करती है। इंफॉर्मेशन, लॉजिक्स, टेक्निक्स और कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स, इन चारों का इंडिविजुअल मतलब समझिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एप्टीट्यूड होता क्या है और एप्टीट्यूड को पढ़ते कैसे हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशन। जब से आपने पढ़ना शुरू किया, वेरी इनिशियल क्लासेस और सेकेंड ईयर तक जो कुछ पढ़ा, इस दौरान आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ आपको बताया गया, वो इंफॉर्मेशंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ फिजिक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स, व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये सारी बातें इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। ये सारी चीजें
हमने छोटी क्लासेस से लेकर सेकेंड ईयर के दरमियान आपको पढ़ाई है। ये इंफॉर्मेशन है। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा, वो जो कुछ मेमोराइज हुई, ये सब इंफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल होंगी। और इंफॉर्मेशन छोटी क्लास से लेकर सेकेंड ईयर तक आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में दी गई, राइट। जैसे अगर मैं आपसे कहूं टेल मी द फॉर्मूला ऑफ वर्क, टेल मी द डायमेंशन ऑफ दिस, ये सब इंफॉर्मेशन है। इसमें कोई कमाल की बात नहीं होगी। आपको मालूम है तो आप आंसर दोगे, नहीं मालूम है तो आंसर नहीं दोगे। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको मालूम है, लेकिन जब आप ई कैट और एम कैट कर रहे होते हो और टीचर्स के सामने बैठे होते हो, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको नहीं मालूम होता है, वो भी टीचर आपको प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, बताइए अर्थ जो है सन के अराउंड एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? लाइट ईयर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? जी की वैल्यू किस साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की? कुछ इंफॉर्मेशन आंसर आपको आते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन के आंसर भी आपको आए। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपके पास नहीं होती है, और टीचर आपकी हेल्प करता है उन इंफॉर्मेशन को जानने में। पर इंफॉर्मेशन एप्टीट्यूड की बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक्स, टेक्निक्स एंड कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपकी जितनी अच्छी होगी, लॉजिक्स, टेक्निक्स और कैलकुलेशन आपकी इतनी अच्छी होगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेंगी जरा ये क्लियर कीजिएगा। नंबर 1, छोटी क्लास से लेकर सेकेंड ईयर तक जो कुछ पढ़ा आपने, जो कुछ आपको याद है, वो इंफॉर्मेशन के तौर पे काम आएगी। नंबर 2, 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक आपने जो कुछ पढ़ा, सिलेबस की बुक को लाइन टू लाइन रीड कीजिए, लाइन टू लाइन रीड कीजिए। जहां जहां इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। और जब वो रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो जहां जहां इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे मेमोराइज कीजिए। फिर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो टीचर आपको क्लास रूम में आपको प्रोवाइड करता है, जो नॉर्मली रीडिंग से नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आपका पहला डायमेंशन इंफॉर्मेशन का वो कंप्लीट होता है, राइट। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स लॉजिक और टेक्निक्स पर भी डिपेंड करता है। बाज एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसको आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सॉल्व करना शुरू करते हो तो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता है। लॉजिक और टेक्निक के बेसिस पर वो कैलकुलेशन बड़ी शॉर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा रिक्वायर्ड हीट to rise in temperature 1 degree Celsius or 1 Kelvin of 2 gram substance. 2 gram substance is dash. फर्स्ट कीजिए, मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं। 4.2 जूल, 1 कैलोरी, 8.4 जूल, and
4.2 कैलोरी, ये दिया मैंने आपको। स्टूडेंट्स, अगर आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं तो आपको बड़ी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। बाल मर्तबा कैलकुलेशन आपसे हो भी नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप इसकी लॉजिक इस्तेमाल करें जो कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होंगी तो आप आंसर के करीब बड़ी आसानी से पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका है कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, टाइम 2, 3, 4 मिनट्स कंज्यूम हो जाएगा। अगर आप लॉजिक पे जाएंगे तो आप विद इन सेकंड और विद इन सब सेकंड आप आंसर के करीब होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कुछ मैंने लिखा है इसके लिए एक इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या? रिक्वायर्ड हीट टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ये कैलोरी की डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन है कैलोरी की। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो हीट चाहिए वो 1 कैलोरी। 1 कैलोरी। हमने आपको क्या दिया? 1 डिग्री सेल्सियस और 2 ग्राम सब्सटेंस, मास डबल किया है। तो इसका मतलब है कि हीट जो रिक्वायर्ड होगा वो 1 कैलोरी नहीं होगा, डबल कैलोरी होगा, 2 कैलोरी होगा। 2 कैलोरी। 2 कैलोरी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आपको पता है कि 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.2 जूल के, तो 2 कैलोरी हो गया 8.4 जूल के। तो 8.4 जूल, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो लॉजिक डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जितनी अच्छी होगी आपके लॉजिक्स इतने अच्छे डेवलप होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और ऑप्शन आंसर क्वेश्चन पूछता हूं। फर्स्ट कीजिए ये 2.1 into 2.12 into 2.123 divided by 2.1 into 2.1321। ये मैंने कहा इसका आंसर बताइए कितना है। By using rule of significant figure, बस इसका आंसर मुझे चाहिए। By using rules of significant figure। कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। चले अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन ई कैट में तो चले कैलकुलेटर अलाउड है, एम कैट में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। और जरूरी भी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी के में जहां ई कैट का एग्जाम देने जा रहे हो कैलकुलेटर अलाउड हो। आप लॉजिक के बेसिस पे आंसर देना सीखेंगे। कैसे? मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बगैर कैलकुलेटर से, अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि एज पर रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो रिजल्ट में पॉइंट के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। पॉइंट के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहां पर पॉइंट के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1। यहां कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 3। इधर कितने हैं? 4। इधर कितना है? 1। इसका मतलब है आंसर में पॉइंट के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो जो 4 ऑप्शंस गिवन है आप उसमें चेक कीजिएगा कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब वो करेक्ट आंसर है। बगैर कैलकुलेशन के लॉजिकल बेसिस पर, इंफॉर्मेशन के बेस पर आप ये आंसर दे सकते हैं। तो लॉजिक्स के अंदर होल सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं आप देखते हो
कि उनको लॉजिक के बेसिस पर, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जब आप लोग थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जा सकता या रखा जाता है, राइट। चले देखिए, कुछ एमसीक्यूज टेक्निक के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तीसरी डायमेंशन है टेक्निक। टेक्निक का मतलब क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, छोटा सा एग्जांपल। देखिए, फर्ज कीजिए कि अक्सर एक एमसीक्यू आपको मिलता है थ्योरी के पेपर में भी, एप्टीट्यूड में भी, एमसीक्यूज में। अक्सर हम कहते हैं इस वैल्यू को हमने डबल कर दिया, इस वैल्यू को हमने हाफ कर दिया, तो बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा एक बॉडी का मास हमने डबल कर दिया। मास कितना कर दिया? डबल। वेलोसिटी हमने कर दी हाफ। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अक्सर इस तरह का एमसीक्यू आ जाता है कि इस वैल्यू को इतना किया, इस वैल्यू कितनी की, तो बताइए ये वैल्यू कितनी होगी। इसका ताल्लुक किसी टॉपिक से नहीं है, किसी चैप्टर से नहीं है, किसी एयर से नहीं है, ये तो टेक्निक पर बेस करता है। अब गौर से देखिएगा इसकी टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या पूछा गया है? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, राइट। जो चेंजेस की गई हैं वो चेंजेस करके पुट कीजिए। के ई हाफ, m कितना है? डबल, यानी m की जगह 2m। वेलोसिटी कितनी है? हाफ, वेलोसिटी को कर दिया हाफ, दिस इज स्क्वायर, राइट। चेंजेस के बाद ये जो रिजल्ट आया, चेंजेस के बाद ये जो रिजल्ट आया, इसमें से काइनेटिक एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू को निकाल दीजिए। एक्चुअल वैल्यू क्या है? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये निकाल दीजिए। जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे के ई एम वी स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बच गया? यहां से बच गया 2, ये हाफ भी कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा है 2। यहां से क्या बचा? 1/4, ये कैंसिल हुआ, आंसर इज हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि मास को डबल करेंगे, वेलोसिटी को हाफ करेंगे। वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। फर्ज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि टू चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस, टू चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को मैंने कर दिया हाफ। क्या कर दिया? हाफ। तो बताइए फोर्स की वैल्यू क्या होगी? पास मरतबा हम लोग ओरली आंसर निकालने की कोशिश करते हैं या गैस करने की कोशिश करते हैं, बड़े चांसेस होते हैं कि आंसर रॉन्ग आ जाए। सही भी आ सकता है पर रॉन्ग के भी चांसेस बहुत होते हैं। अगर आपके पास टेक्निक्स है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा मैंने टेक्निक क्या बताई। फोर्स का फॉर्मूला ये है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। मैंने कहा जो चेंजेस की गई है वो चेंजेस करके पुट कीजिए। F के Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस को कितना किया? हाफ। डिस्टेंस को हाफ कीजिए, r/2 होल स्क्वायर, राइट। फिर मैंने कहा फॉर्मूले की एक्चुअल वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, जो बच जाएगा वो आंसर है। एक्चुअल वैल्यू ये सारी है, f के Q1 Q2 r स्क्वायर सब कैंसिल, क्या बचा? 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को ऊपर ले जाइए तो आंसर इज 4। मतलब चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा? 4 टाइम। तो स्टूडेंट्स
आपके सिलेबस में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कि टेक्निक पर बेस करता है। ये तो मैंने एक छोटी सी टेक्निक आपको बताई, राइट। ये सारी बातें हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको एप्टीट्यूड का मतलब समझ में आ जाए, एप्टीट्यूड को पढ़ना कैसे होता है, किस पैटर्न पे पढ़ना होता है। क्या एप्टीट्यूड एग्जाम्स के लिए क्या आप सेल्फ स्टडी से काम कर सकते हैं? अगर आप समझते हैं कि सेल्फ स्टडी के बाद ये सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, मुझे टीचर की जरूरत पड़ेगी, मुझे सिर्फ गाइड करने वाले की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि फिर आपको एप्टीट्यूड्स के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ जाना होगा। चौथी डायमेंशन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैलकुलेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, नर्सरी से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक आपको मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स सिखाई गई, प्लस माइनस एडिशन रूट्स, ये सारी चीजें सिखाई गई। सॉरी, इस बेसिस पर 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको दी गई, कैलकुलेशन करना सिखाया गया। कुछ कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर से भी करना होता है, कुछ कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर से करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। ये 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह आपने सॉल्व किए हैं, उन बेसिस पर एमसीक्यूज डेवलप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि 2 kg आइस को मेल्ट करने के लिए बताइए कितना हीट चाहिए? 2 kg आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? अच्छा, एक बात ध्यान पर रखिएगा, एप्टीट्यूड में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं जो लॉजिक और टेक्निक के बेसिस पर कर सकते हो बगैर कैलकुलेटर के। स्टूडेंट्स, लॉजिक हो, टेक्निक हो या कैलकुलेशन हो, ये सब बेस करता है इंफॉर्मेशन पे, ये सब बेस करता है इंफॉर्मेशन पे, राइट। अब जैसे ये, अब इसका आंसर आप कैसे देंगे? इंफॉर्मेशन के बगैर एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये, चाहे कैलकुलेशन करनी पड़े, टेक्निक यूज करनी पड़े, लॉजिक यूज करना पड़े, अब इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन है? आपने ये पढ़ा है कि 1 kg आइस को कंप्लीटली मेल्ट करवाने के लिए जो हीट चाहिए, वो हीट कितनी होती है? वो होती है 336,000 जूल। ये थ्योरी क्लास के दौरान हमने आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। 1 kg आइस को कंप्लीटली मेल्ट करवाना हो तो इतने हीट की जरूरत पड़ती है। तो आपको 2 kg आइस मेल्ट करवाना है तो कितनी हीट चाहिए? इसका मतलब है 2 से क्या करना होगा? सिंपली मल्टीप्लाई। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 0 0 12, 1 carry 6 7 and 2 multiply by 3 6, इतने जूल्स की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि ऑप्शंस एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, इसको एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या यहीं कहीं पॉइंट नजर आ रहा है? कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा। अगर कहीं पॉइंट ना हो तो इसका मतलब होता है पॉइंट सबसे आखिर में है। इस पॉइंट को आप यहां पे शिफ्ट कीजिए, जहां चाहे शिफ्ट करना चाहे कर सकते हैं। ये आपने शिफ्ट किया 6.72। पॉइंट्स के बाद अगर एंड में 0 आते हैं तो वो लिखना जरूरी नहीं है, आपने लिखा into 10। आप चेक कीजिए कि आपने कितने डिजिट्स पॉइंट शिफ्ट किया है। 1 2 3 4 5, ये आपने यूज किया 5, तो आंसर इज 6.72 into 10 raised to power 5, राइट। यानी इतने जूल्स हीट की जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स,
इस लेक्चर के जरिए मैंने आपको सिर्फ बेस जो होता है ना कि एप्टीट्यूड होता क्या है, एप्टीट्यूड को पढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि क्या आप सेल्फ स्टडी करेंगे या इंस्टीट्यूट में जाएंगे या टीचर्स की हेल्प लेंगे। आप अपने बारे में फैसला कर सके, क्योंकि ई-कैट, एम-कैट एप्टीट्यूड एग्जाम्स के बगैर अब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होते। आपको एप्टीट्यूड के प्रोसेस से ही गुजरकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिलेगा। लिहाजा आपको अपने लिए डिसीजन इन टाइम करना होता है। मैं आपको फिर बता दूं कि आदमजी कोचिंग सेंटर की मैनेजमेंट अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ई-कैट, एम-कैट की क्लासेस कंडक्ट करवाती है। आदमजी कोचिंग सेंटर हेड ऑफिस, इसके अलावा आदमजी कोचिंग सेंटर के 2 मेन ब्रांचेस, जो कि एक मौसमियात पर है और एक सब फैसल कॉलोनी में है। यहां पर आदमजी कोचिंग सेंटर अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस टीचर्स अपॉइंट करती है, ताकि स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अपने ई-कैट और एम-कैट की प्रिपरेशन कर सकें। आदमजी कोचिंग सेंटर्स की मैनेजमेंट आपके लिए बड़ी सिंसियर होती है, हर वो मुमकिन कोशिश करती है जिससे आपके लिए आसानी पैदा हो। स्टूडेंट्स, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 83222437। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर पर्सनली फेस टू फेस इंफॉर्मेशन क्यूरीज लेना चाहें तो आदमजी कोचिंग सेंटर हेड ऑफिस रिसेप्शन पे आ सकते हैं। 2 PM to 9 PM ऑफिसेस ओपन रहती हैं। इसी तरह आदमजी कोचिंग सेंटर मौसमियात कैंपस, आदमजी कोचिंग सेंटर सब फैसल कैंपस के एडमिशन सेल में, एडमिशन ऑफिस में जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप के जरिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, ये तो इब्तिदा हुई है। इंशाल्लाह क्लासेस में आप देखेंगे कि एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन किस वे में होती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात आप क्लास रूम में ही होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।